दोस्तों, हाल के सालों में भारत के चुनाव बहुत ही तेजी से बदले हैं। अब हालत ये हो गई है कि किसी भी ओपिनियन पोल के लिए, किसी भी एग्जिट पोल के लिए ये दावा करना कि हमारा पोल सबसे सही होता है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर चुनाव अलग हो गया है। हर चुनाव छोड़िए, हर चुनाव की हर सीट का समीकरण अलग हो गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है भारत में हर चुनाव। इसीलिए ये प्रिडिक्ट करना, ये अंदाज़ा लगाना कि फलाने को इतनी सीटें आएंगी, ढिमकाने को इतनी सीटें आएंगी, थोड़ा अजीब है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी करने वाले ये कर रहे हैं। दोस्तों, लोक पोल जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने कर्नाटक चुनाव में बहुत ही सटीक भविष्यवाणी की थी, एग्जैक्टली उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। उन्होंने झारखंड की विधानसभा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा सामने रखा है और लोकपोल का दावा है कि उन्होंने करीब 1 महीना झारखंड में घूम घूम कर इस पोल के आंकड़े तैयार किए और लोकपोल का ये दावा है कि हर विधानसभा क्षेत्र से कम 500 सैंपल उन्होंने लिए। दोस्तों, झारखंड बहुत बड़ी विधानसभा नहीं है, यूपी या महाराष्ट्र की तरह। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, यानी कि 81 सीटें हैं, जहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 41 है। और झारखंड राजनीतिक तौर पर बहुत ही अस्थिर राज्य रहा है। यहाँ आया राम गया राम की राजनीति हो या फिर दल बदल की राजनीति हो, तो झारखंड में जो चुनाव रहते हैं हाल के सालों में, वो न केवल अलग तरह के चुनाव रहते हैं बल्कि यहाँ के मुद्दे भी अलग तरह के रहते हैं। लोकपोल का ये दावा है कि इस पोल के लिए उन्होंने 40,500 सैंपल्स लिए हैं और इन सैंपल्स के ज़रिए इन्होंने पेश किया है वो आंकड़ा, जाहिर तौर पर जिसका आपको इंतज़ार होगा, और वो आंकड़ा मैं आपके सामने रख देती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ दोस्तों, 81 सीट्स हैं विधानसभा की, तो 81 सीट्स में आप ऑलमोस्ट लगा लीजिए 41 यानी कि 41 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। तो बहुमत का आंकड़ा कौन छू रहा है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? झारखंड में लोकपोल का जो सर्वे है वो बताता है ये। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक एनडीए को झारखंड में मिल सकती हैं 36 से 39 सीटें, यानी कि बहुमत के आंकड़े से दूर, और इंडिया गठबंधन को यहां मिल सकती हैं एग्जैक्ट बहुमत के आंकड़े के पास 41 से 44 सीट्स। मतलब ये पोल ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में काफ़ी क्लोज फाइट है, क्योंकि सीटों के आंकड़े में भले ही इंडिया गठबंधन इस ओपिनियन पोल के हिसाब से आगे निकल रहा है, लेकिन अगर आप वोट शेयर देखिए नीचे वोट शेयर भी दिया लोक पोल ने। जो एनडीए का वोट शेयर है वो है 38% से 40%, और जो इंडिया गठबंधन का वोट शेयर है वो है 39% से 41%। मतलब दोनों में वोट शेयर का कोई फर्क ही नहीं है, ऑलमोस्ट सेम वोट शेयर है दोनों का। और ऐसा होता है दोस्तों, हमने हरियाणा में तो ये होते देखा है ना। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में सीट्स का इतना अंतर निकल गया अंत में कि बीजेपी ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली। हरियाणा में बीजेपी को इतनी सीटें कभी नहीं मिली जितनी इस बार के चुनाव में मिल गई, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वोट शेयर का 1% से भी कम का अंतर था, मतलब पूरा 1% भी नहीं था। तो ऐसा होता है हमारे देश में कि वोट परसेंट का अंतर बहुत कम रहता है, लेकिन सीटें कोई पार्टी बहुत ज़्यादा निकाल लेती है। लेकिन इस बार लोकपोल का ये सर्वे बताता है कि सीटों के आंकड़े में ये सर्वे भले ही इंडिया गठबंधन को बहुमत दे रहा हो, लेकिन जो वोट शेयर है, वोट शेयर में दोनों ही गठबंधन बराबर हैं, जो कि ये बताता है दोस्तों कि झारखंड में बहुत क्लोज फाइट है। झारखंड में मतलब कांटे की टक्कर है। आप ये समझ लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, एनडीए भी सरकार में आ सकता है और इंडिया गठबंधन भी सरकार में आ सकता है। कम से कम ये आंकड़ा तो यही बता रहा है। यहाँ पर अदर्स को 18 से 20% का वोट शेयर दिया गया, लेकिन सीटें अदर्स को 3 से 4 ही दी गई हैं। मतलब जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उनके पास हासिल करने के लिए बहुत कम है यहाँ पर इस पोल के हिसाब से। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ कि किसी भी पोल की भविष्यवाणी पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल गलत रहे लोकसभा चुनाव में। हरियाणा में सारे एग्जिट पोल गलत रहे, सारे ओपिनियन पोल गलत रहे। मतलब लोकसभा चुनाव से लेकर हरियाणा के विधानसभा चुनाव तक सारे पोल, सारे एग्जिट पोल सब धरे के धरे रह गए। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी बीजेपी झारखंड को लेकर जितनी सीरियस है, उतनी इंटेंसिव प्रचार महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे वाकई में हैरानी हुई थी। हरियाणा का चुनाव सर पर था और हरियाणा में प्रचार के लिए 3 दिन और थे। मोदी जी अपने आप को हरियाणा में खपा सकते थे, मोदी जी हरियाणा में और वक्त दे सकते थे, लेकिन मोदी झारखंड पहुंच गए। जब हरियाणा में प्रचार चल रहा था, मोदी झारखंड पहुंच गए और तभी से मोदी ने झारखंड में प्रचार शुरू कर दिया था, और तभी से मोदी ने रोटी, बेटी
और माटी का नारा देना शुरू कर दिया था। और इसी नारे के साथ मोदी लगातार झारखंड में रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज भी मोदी ने 2 रैलियों को संबोधित किया है और एक रोड शो भी है मोदी का। ये बताता है कि झारखंड से बीजेपी को काफी उम्मीद है। और दोस्तों, जो छोटी विधानसभाएं होती हैं, छोटे राज्य होते हैं, वहां खेला होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। वहाँ पर टिकट बंटवारे में भी बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। हालांकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर हेमंत सोरेन ने भाजपाइयों के गढ़ पे सेंध लगाई है। यानी कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता हेमंत सोरेन की पार्टी को या तो शामिल कर रहे हैं, या उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमने देखा है चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन की पार्टी में ही सारे नेता आ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि सबसे बड़ा चुनावी पंडित नेता होता है, उसे सब पता होता है किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार जा रही है। तो ये लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि शायद इन नेताओं को समझ में आ गया है कि हेमंत सोरेन की सरकार फिर से आ रही है। दूसरा, हेमंत सोरेन उस आदिवासी अस्मिता को बार बार उठा रहे हैं जिस आदिवासी अस्मिता की मोदी जी बात तो करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन का आरोप है कि सम्मान नहीं करते हैं मोदी। अगर करते तो लोकसभा चुनाव से पहले उनको जेल में नहीं डालते। हेमंत सोरेन का लोकसभा चुनाव से पहले जेल जाना, ईडी का उनको गिरफ्तार करना, उसके बाद उनका चुनाव के बाद जेल से बाहर आना, फिर उनका दोबारा से सीएम बनना, फिर लाडली बहन योजना की तर्ज पर झारखंड में भी एक योजना लाना, ये बहुत से फैक्टर्स हैं दोस्तों जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में काम कर सकते हैं। हालांकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के साथ भी हरियाणा में यही हुआ था। आपको याद होगा दोस्तों, कांग्रेस के अंदर प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा में जब प्रचार का शोर थम रहा था, उसके आखिरी दिन की आखिरी रैली के आखिरी घंटे में जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए, उसने काफ़ी लोगों को हैरान किया। और इस बात की लोगों ने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी कि हरियाणा में तो कांग्रेस झूम कर आ रही है। लेकिन बड़े नेताओं का किसी पार्टी को ज्वाइन करना ये किसी भी हाल में इस बात का इशारा नहीं करता कि वो पार्टी सत्ता में आ सकती है, क्योंकि अब मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी भी चुनाव में मैनेजमेंट, ज़मीनी स्तर पर मैनेजमेंट और वोटों का समीकरण, लहर, पर्सपेक्टिव, नेता हो, नारा हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रभावित करती हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि छोटी विधानसभा में ज़्यादा प्रभावित करती हैं। यहाँ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब वैसा परफॉर्म नहीं किया था जैसा बीजेपी को उम्मीद थी, हाँ, लेकिन आदिवासी इलाकों में इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया था, हेमंत सोरेन की पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था। और ये आंकड़े बताते हैं कि बहुत ही कट टू कट, नेक टू नेक फाइट है। और अगर झारखंड में इंडिया सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आती है और झारखंड में एनडीए की सरकार बन जाती है, तो हर लिहाज से ये एक बड़ा झटका दोस्तों इंडिया गठबंधन के लिए होगा। क्योंकि हेमंत सोरेन का जेल जाना, फिर जेल से बाहर आना, फिर उनका दोबारा सीएम बनना और उनका लगातार आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठाना और फिर भी ना जीत पाना, ये इस बात का प्रमाण होता है कि एनडीए से ज़मीन में जो इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में जो एनडीए है वो भारी पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जहां आदिवासी आबादी बहुत ज़्यादा है और इन इलाकों में आरएसएस ने बहुत बड़े लेवल पर काम किया है। हाल के सालों में आरएसएस ने जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा अपना ध्यान दिया है वो ये इलाके हैं। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में आरएसएस ने मोदी की मदद की, बीजेपी की मदद की, वैसे ही इंटेंसिव तरीके से आरएसएस महाराष्ट्र में मदद कर रहा है। तो अगर महाराष्ट्र में कर रहा है तो क्या ये जो बताया जा रहा है सीटों में भी फ़र्क बहुत कम है, वोट प्रतिशत में भी बहुत कम है, क्या ये आरएसएस की मेहनत है जो ज़मीन पर बीजेपी को मजबूत कर रही है? आरएसएस के बाद समझ में आ गई है कि बहुमत से भले ही मोदी दूर हो गए हों, लेकिन अब अगर बीजेपी और कमज़ोर हुई तो ये कमज़ोरी उसकी कमज़ोरी होगी। क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों, अगर बीजेपी सत्ता में रहती है तो चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन उसका फ़ायदा आरएसएस ने भी भरपूर उठाया है। तो आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी राज्य से, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, बीजेपी सत्ता से दूर हो। और अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो आने वाले वक्त में भविष्य की राजनीति किस ओर करवट बैठेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ कि इस तरह के आंकड़ों पर विश्वास करना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। इंडिया गठबंधन को आप किसी भी दौर पर हल्के में नहीं ले सकते। बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में काम कर रही हैं। आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है झारखंड में वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब तक उनके गठबंधन से उस तरह की घुसपैठ उस गठबंधन में बीजेपी नहीं कर पाई है जिस तरह की घुसपैठ बाकी राज्यों में बीजेपी कर लेती है विपक्षी गठबंधनों में। दूसरा, वो फ्रैक्शंस भी नहीं सुनाई दे रहे हैं।
उस गठबंधन के बीच और बहुत मजबूती से तीनों ही दल चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अलग तरह का प्रचार और बहुत अलग तरह के मुद्दे होते हैं दोस्तों झारखंड में, और बीजेपी की कोशिश है कि झारखंड में भी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, इसीलिए वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बार बार अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रहा है। जबकि झारखंड में आदिवासी अस्मिता और जो ओबीसी समाज है उसको लेकर बार बार उनके अस्मिता का जिक्र कर रहे हैं, उनकी आबादी का, उनकी हिस्सेदारी का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। संविधान की किताब हाथ में लेकर राहुल गांधी वहां भी वही बातें बोल रहे हैं जो बातें वो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद भी बोलते रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो स्थितियां हैं वो किस ओर करवट बैठेगी? झारखंड का चुनाव किस तरह से राष्ट्रीय चुनाव में बड़ी भूमिका अपना सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।